हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नवीन पाठशाला पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं सचिवालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा 2011 का प्रश्न। इसका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने 25 प्रश्न को देखा और ये आज इस सीरीज में दूसरा पार्ट है और ये सीरीज आगे कंटिन्यू चलती रहेगी। ये सीरीज इसलिए भी देखना ज़रूरी है क्योंकि इस आधार पे हमें पता चल पाएगा कि किस टॉपिक से किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न आता है, कहाँ से आता है और कैसा आता है। आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न है नेम द स्टेट फ्रॉम वेयर द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड। उस राज्य का नाम बताएं जहाँ से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से थे? तो बिहार से। तो इस आधार पर इसका राइट आंसर हो गया बिहार। साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित अन्य फैक्ट को हम लोग जानेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, पहला फैक्ट। दूसरा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो समाधि है वो महापरायण घाट पटना में है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु और देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। और बिहार के किस जगह पे? बिहार के पटना अर्थात पटना साहिब में 1666 ईस्वी को हुआ था। किस क्रम के गुरु थे? तो 10वें गुरु थे। और साथ ही देखेंगे कि गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ और पाहुल प्रणाली की शुरुआत की गई है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। खालसा पंथ की स्थापना या शुरुआत और पाहुल प्रणाली की शुरुआत। साथ ही यदि पूछा जाए किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह या पातशाह कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। और साथ ही याद रखेंगे कि 1708 ईस्वी में नांदेड़ जो कि महाराष्ट्र में एक जगह है, वहाँ पे गुल खां नामक पठान के द्वारा गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई थी। देखते हैं अगला प्रश्न है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द मिनिस्टर ऑफ विच डिपार्टमेंट इन इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य एवं कृषि। साथ ही जब 1946 में जो अंतरिम सरकार गठित हुई थी उसमें से कई प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। जिसमें कि श्रम मंत्री जो कि बिहार से ही रिलेटेड है जगजीवन राम, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। साथ ही जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना और प्रसारण मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री और अरुणा आसफ अली रेल मंत्री। ये सभी इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न है वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? ये 2011 का प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। उस समय के लिए करेंट था, फिर भी अभी भी हम लोग इसको देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए पहला ऐसा कौन सा देश था जिन्होंने कार्बन टैक्स लगाया था। प्रोपोजल टू इम्पोज कार्बन टैक्स ऑन आवर पीपुल to deal with the problem of rising global temperature, which of the following is the first country in the world to do this? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। देखते हैं अगला प्रश्न है इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? Which of the following was the first country to legalize euthanasia? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इच्छा मृत्यु को जो कानूनी रूप दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। इसमें ऑप्शन में गलती हो गया है, नीदरलैंड होगा, तो आप लोग इसको सही कर लेंगे। नीदरलैंड। और भारत में आईपीसी के धारा 309 के तहत जो सुसाइड है, जो इच्छा मृत्यु है या फिर आत्महत्या है, ये दंडनीय अपराध है। देखते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत निश्चित प्रावधान का अनुपालन में स्थापित किया गया था? विच ऑफ द फ्लोइंग कमीशन वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन कंप्लायंस विथ ए सर्टेन प्रोविजन अंडर एनी सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत चुनाव आयोग, ऑप्शन सी। चुनाव आयोग
किसी धारा के निश्चित प्रावधान के अनुसार स्थापित किया गया पहला आयोग है। और साथ ही ये जानेंगे कि यह एक स्वायत्त संस्था है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। और इनके जो आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और साथ ही आर्टिकल देख लेंगे, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए चुनाव आयोग से संबंधित। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक, 324 से 329 तक जो भी चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर अवस्थित है? वेयर इज द दावोस लोकेटेड? द वेन्यू ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स एनुअल मीटिंग। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल मीटिंग होता है वो जो जगह है वो है दावोस। और पूछा जा रहा है कि दावोस किस देश में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दावोस स्विट्जरलैंड में अवस्थित है, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। साथ ही हम अन्य चीज़ जानेंगे कि ये जो दावोस है विश्व आर्थिक मंच है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसकी स्थापना कब हुई। इस तरह के प्रश्न बार बार देखे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक फोरम अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 ईस्वी में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो जेनेवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे क्लॉस एम शवाब, इसके द्वारा विश्व आर्थिक फोरम की स्थापना की गई थी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वेल वार्कर कप प्रदान किया जाता है? फॉर विच स्पोर्ट इज द, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, बेल बारकर कप प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी में बेल बारकर कप प्रदान किया जाता है। और साथ ही अन्य सभी जो इम्पोर्टेंट है वो भी देख लेंगे, एक दो इम्पोर्टेंट, जैसे कि डेविस कप किससे है? तो डेविस का इसका राइट आंसर हो जाएगा डेविस का टेनिस। और साथ ही अभी हाल में थॉमस कप जीता है, थॉमस कप बैडमिंटन हो जाएगा, और उबेर बैडमिंटन महिला। तो ये सभी इम्पोर्टेंट है आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। देखते हैं अगला प्रश्न। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच अवस्थित है? तो प्राचीन नगर जो तक्षशिला है ये सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। ये तो फैक्ट है, लेकिन किन दो नदियों के बीच पूछा जा रहा है, तो इसमें ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर देना इजी है, क्योंकि सिंधु एक ही ऑप्शन में है, सिंधु एवं झेलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही प्राचीन नगर जो तक्षशिला है इससे रिलेटेड अन्य बातें देख लेते हैं, जो कि सिंधु नदी किनारे हैं। और सिंधु नदी का जो उद्गम है तिब्बत के मानसरोवर के निकट सानियो ख्याबाब जो ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है, और फिर ये भारत में लेह में प्रवेश करती है और पाकिस्तान तथा वहाँ से अरब सागर में गिर जाती है। ये सिंधु नदी से रिलेटेड हम लोगों ने फैक्ट देखा है। सिंधु नदी समूह में जो है 5 नदी है, जिसमें कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ? विच ऑफ द फ्लोइंग रिवेलियंस बिकेम फेमस बाय बंकिम चंद्र चटर्जी नॉवेल आनंद मठ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से सन्यासी विद्रोह प्रसिद्ध हुआ था, और आनंद मठ से ही भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम लिया गया है। ये भी याद रखेंगे, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद मठ। और सन्यासी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ ये भी याद रखेंगे, तो केना सरकार के नेतृत्व में हुआ था। और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है मतलब कि एक सत्य नहीं है और रेस्ट सभी सत्य है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ है, तो ये राइट है, महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र है, ये भी सही है। गोदावरी नदी का जो उद्गम है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के त्र्यंबक पहाड़ी से होता है, जो कि नासिक जिले में, ये भी सही है। नेक्स्ट है कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश, ये गलत है, आंध्र प्रदेश नहीं होगा। कावेरी नदी का जो उद्गम है ये कर्नाटक से होगा, कर्नाटक इसका राइट आंसर होगा। कर्नाटक जो पश्चिमी घाट में अवस्थित है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। और ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश है, ये राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? हु अमंग द फ्लोइंग इज द हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगूबाई हंगल, ऑप्शन सी।
गंगूबाई हंगल एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। साथ ही इसमें जो अन्य सभी है, लीला सैमसन जो कि भारतनाट्यम से संबंधित है, स्वप्न सुंदरी कुचिपुड़ी नृत्य से है, तो ये इसका राइट आंसर होगा गंगूबाई हंगल। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? द लेक्चर, व्याख्यान को इंग्लिश में लेक्चर बोलते हैं। द लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जब कोलंबो से अल्मोड़ा तक आए थे तो उस रास्ते में उन्होंने एक लेक्चर दिया था, तो यही है कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। तो प्रश्न में स्वामी विवेकानंद आया है, तो स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड अन्य सभी फैक्ट को देखेंगे, जिसमें कि एक फैक्ट पूछा जाता है कर्म योग, ज्ञान योग और राजयोग किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो स्वामी विवेकानंद। और साथ ही एक समाचार पत्र जो कि मासिक पत्रिका है प्रबुद्ध भारत, ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा निकाला गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का जो अध्यक्ष है ये भारत के प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री। साथ ही भारत के प्रधानमंत्री जो है ये नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, पुरातत्व विभाग, अंतरिक्ष विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन इत्यादि के अध्यक्ष होते हैं। ये सब भी याद रखना है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? यहाँ प्रश्न पूछा गया है भारत में हरित क्रांति की जनक की बात है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। यदि विश्व में हरित क्रांति के जनक के बारे में पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जो कि एक नोबेल प्राइज विजेता भी है, अमेरिकी के ऐसे वैज्ञानिक है, इसे विश्व का हरित क्रांति का जनक माना जाता है। साथ ही हम लोग देखेंगे भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1966 से इसकी शुरुआत हुई है। और ये किस फसल पे लागू हुआ था, किसके उत्पादन में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि हुई थी? तो गेहूँ, गन्ना, मक्का, बाजरा आदि फसल के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि हुई थी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट लोकेटेड? हैदराबाद। साथ ही जानेंगे हैदराबाद में अन्य जो महत्वपूर्ण संस्थान है जो कि DNA फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक्स, ये भी हैदराबाद में है। साथ ही राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान भी हैदराबाद में अवस्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े, इंडियन टेनिस प्लेयर हु ज्वाइंड हॉलीवुड फॉर फिल्म प्रोडक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिएंडर पेस, जो कि एक भारतीय टेनिस खिलाड़ी है और हॉलीवुड में फिल्म निर्माण से जुड़े हैं। और साथ ही लिएंडर पेस की जब बात आई तो इससे रिलेटेड एक और फैक्ट जान लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। वो है कि इंडियन एक्सप्रेस के नाम से कौन सा टेनिस खिलाड़ी जाना जाता है? इंडियन एक्सप्रेस, तो ये है लिएंडर पेस को इंडियन एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? लव इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा टेनिस। इसको याद रखने का अपना अपना तरीका है, सब अपने तरीके से याद रख सकते हैं। एक और तरीका है याद रखने के लिए जिसमें ये अपने एज्यूम कर सकते हैं कि सानिया मिर्ज़ा को शोएब मलिक से लव हो गया, तो सानिया मिर्ज़ा कौन सी खेल खेलती है? तो टेनिस। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। लव किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? जब 2011 का ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है तो उस समय के लिए आगामी खेल से रिलेटेड है। 2011 में पेपर कंडक्ट हुआ था और 2014 का पूछा गया था। और अभी 2022 में यदि पेपर कंडक्ट हो तो 2022 या फिर 2022 के 4 साल बाद वाला 2026 वाला राष्ट्रमंडल या फिर ओलंपिक या कुछ भी ऐसा पूछा जा सकता है। तो 2014 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था ये स्कॉटलैंड में हुआ था। उसके बाद फिर 2018 में क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में हुआ। और फिर 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल होगा वो बर्मिंघम UK में होगा। तो इस तरह से हम लोग सभी प्रश्न को तथ्य को याद रख सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न।
वृंदावन गार्डन अवस्थित है, तो वृंदावन गार्डन इज लोकेटेड, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर। मैसूर में वृंदावन गार्डन अवस्थित है। अगला प्रश्न, उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां से अभी तक में अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं और इसकी टोटल संख्या 5 है। उस 5 में सबसे पहले जो बिहार से रेलवे मंत्री बने हैं वो ललित नयन मिश्र है। उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस, फिर रामविलास पासवान, फिर नीतीश कुमार, फिर लालू प्रसाद यादव। टोटल 5 है, अधिकतम संख्या है और ये बिहार से है। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H5N1। साथ ही से HEN हेन से भी याद रख सकते हैं, हेन भी एक वर्ड है और साथ ही हेन एक वर्ड है, तो इसी का 2 वर्ड H और N ले लिए हैं, H में 5 और N में 1, H5N1। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बर्ड फ्लू वायरस आल्सो नॉन एज एवियन फ्लू वायरस, H5N1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मोबाइल सिम कार्ड का में जो सिम होता है उस सिम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सब्सक्राइब आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। सब्सक्राइबर हो जाएगा सब्सक्राइबर, ऑप्शन ए। सॉरी, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, ऑप्शन बी में इसका राइट आंसर हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पिंड सायंकाल या रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शुक्र जो है रात्रि या सायंकाल में आकाश में सबसे अधिक चमकता है। साथ ही अनफैक्ट जान लेते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है और पृथ्वी की भगिनी ग्रह या पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है इसे। शुक्र सौरमंडल का 6ठा सबसे बड़ा है और सूर्य के सबसे निकट का जो ग्रह है वो बुध है। और शुक्र और अरुण को छोड़ करके बाकी सभी ग्रह पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की तरफ उल्टी दिशा में घूमते हैं और शुक्र और अरुण ग्रह पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। तो यही है इसका राइट आंसर शुक्र। विच ऑफ द फ्लोइंग हेवी ऑब्जेक्ट शाइन ब्राइटेस्ट इन स्काई इन द इवनिंग नाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनस, ऑप्शन डी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, समुद्रीय शीतल पवन बहती है। समुद्र का जो शीतल पवन है ये बहती है तो क्वेश्चन का है किस ओर बहती है। तो देखेंगे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट, ये समुद्र हो गया, समुद्र का ये पानी है और ये स्थल का भाग है, ये स्थल का भाग है। यहाँ पे घर सब है, यहाँ पे आदमी का निवास है। तो जब गर्मी समुद्र शीतल पवन है तो दिन में जब सूर्योदय होता है तो पृथ्वी बहुत जल्द गर्म हो जाता है स्थल भाग, और पानी का जो पार्ट है ये थोड़ा लेट से धीरे धीरे गर्म होता है और ज़्यादा देर तक रहता है। तो पहले गर्म कौन हो गया, तो स्थल भाग गर्म होगा तो हीट ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, दाब कम होगा। और जब समुद्र वाला भाग है तो ये कम हीट हुआ, दिन में कम हीट हो रहा है, तो कम हीट है तो प्रेशर अधिक है। तो वायु बहती है तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर किया है तो दिन में समुद्र से भूमि की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिन में समुद्र से भूमि की ओर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और फ्रॉम द सी टू लैंड ड्यूरिंग द डे, दिन की बात है तो दिन में ये, क्योंकि दिन में सूर्योदय होता है, इसका ये राइट आंसर है। तो इस तरह से हम लोगों ने मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 प्रश्न को देखा है जो कि प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। प्रीवियस ईयर का प्रश्न इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे पता चलेगा कि हम लोग को किस टॉपिक से कितना और कैसे पढ़ना है। तो इस सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं और तब तक के लिए धन्यवाद। जय।